सरकार द्वारा दूरगामी करार दिए जा रहे बजट पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और इस बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में ये बजट कैसा है? ये एक ऐतिहासिक बजट है और ये हमारे अगले 25 साल की जिसके बाद हम लोग अपना आज़ादी का सेंटिनरी मनाएंगे, उस भारतवर्ष की इसमें नींव डाली है इस बजट ने। क्योंकि और ये नींव इस तरह से डाली है क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना और हमारे नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए बात करना, सनराइज सेक्टर्स के लिए बात करना और हमारी कृषि क्षेत्र को पूरा एक तरह से उसका परिवर्तन करना प्राकृतिक खेती के द्वारा। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक नई दिशा बताती हैं और उन पर उनका एकदम ना सिर्फ खास उल्लेख है और उसके लिए उनको उसमें आवंटन भी किया गया है। तो ये वो नींव पड़ रही है जिसके ऊपर हमारा अगले 25 साल का भारतवर्ष खड़ा होगा। सर, लेकिन कोरोना काल के दौरान बहुत बेरोजगारी आई और उसके साथ ही महंगाई भी बढ़ी है, तो आम आदमी के पहलू को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आम आदमी को नजरअंदाज करने की सवाल ही नहीं होता है। और जैसा कि इस बजट में भी है कि आपने देखा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें कि 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात है, तो उसमें खुद उसको बनाने में जो है वो रोजगार बढ़ता है। फिर जब वो बन जाता है तो उससे जो हमारी कंपनीज हैं उसमें जो है वो उनमें स्पर्धता आती है, उससे रोजगार बढ़ता है, हमारे निर्यात बढ़ते हैं, उससे रोजगार बढ़ता है। तो ये सारे जो है वो आम आदमी के फायदे के लिए है। उसके बाद आपने देखा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जिसमें हमारे रेस्टोरेंट्स, ढाबा, टूरिज्म वगैरह है, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि मुकर्रर की गई है कि जिससे कि उनको आसान किस्तों पे जो है वो ऋण मिल सके और जिससे कि उनकी भी जो है वो उनका भी आगे उनको बचाव हो सके, क्योंकि उनको काफ़ी बुरा असर पड़ा था। तो इसलिए हमारे उस क्षेत्र में भी जो रोजगार है वो भी उससे बढ़ेगा। उसके बाद आप देखें कि जो छोटे और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे और मध्यम जो हमारे जो इकाइयाँ हैं, उनके लिए 2 लाख करोड़ की बात की गई है कि उसमें भी हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो इन सब चीज़, फिर आम आदमी के लिए ही जो है वो डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया गया, उसके लिए पैसा दिया गया। शिक्षा क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बार। तो ये सारी चीज़ों से आम आदमी को ही फायदा होगा। लेकिन सर, मेरा सवाल उस एस्पेक्ट पर था कि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस रेट से वेतन नहीं बढ़ रहे हैं, सैलरीड क्लास को परेशानी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स स्लैब था उसमें कहीं कटौती की मांग लोगों की थी और इसके अलावा भी छूट दी जा सकती थी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, इस बात को जरा सा हम लोगों को समझना चाहिए। हमारे यहाँ जो न्यूनतम हमारा जो न्यूनतम इनकम लेवल है, आय के लेवल है, वो 5 लाख रुपए है, जिसके बाद हमारे उस पर आयकर लगता है। फिर एग्जम्पशन वगैरह मिला के 6.5-7 लाख रुपए हो जाता है। हमारे देश की औसत आय 1.25 लाख है, औसत आदमी की आय, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि उससे बहुत सारे लोग उस आय से उस आमदनी के लेवल से बहुत नीचे हैं। तो औसत आय और आयकर जिस पे लगता है उसमें अनुपात 5 करीब का है ना, 5 गुना है। किसी भी देश में आप देखें, पूरे विश्व में ये अनुपात इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए इसके बावजूद ये मांग करना कि ये जो न्यूनतम हमारा जो लेवल है न्यूनतम आय का, उसको और बढ़ाया जाए, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं। और क्योंकि आपने देखा कि हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन में शायद 3.8 करोड़ लोग अपना कर देते हैं। तो अब उस बहुत ही छोटी संख्या है। बार बार बात ये होती है कि हमें आयकर के बेस को बढ़ाना है, हमें उसके जो लोग जो देते हैं, क्योंकि अगर वो बढ़ जाए, लाखदार लोग उसमें आ जाएं, तो फिर हमारे दर कम हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसका वो जो बढ़ जाए, तो फिर जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में जो अनुपात है, जो अभी अप्रत्यक्ष कर की तरफ बढ़ता जा रहा है और रिग्रेसिव होता है, वो भी कम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मेरे ख्याल में, और एक बहुत बड़ी बात है कि अब
लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो सरकार जो कर लेती है उसका वो बहुत सुचारू रूप से उसका इस्तेमाल कर रही है, और इसलिए उनका 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 कहीं बर्बादी नहीं हो रही, उसमें कोई स्कैम नहीं है। वो सब जो है वो जल जीवन के लिए या स्वस्थ भारत के लिए या स्वच्छ भारत के लिए या शिक्षा प्रणाली के लिए या सक्षम आंगनवाड़ियों के लिए पैसा लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आम आदमी अभी कर देने में उतना उसमें हिचक नहीं है जितना कि हम लोग पहले समझते थे। सर, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं, खास तौर पर डिजिटल एसेट। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये डिजिटल एसेट क्या है? क्या क्रिप्टो करेंसी पर सीधे तौर पर 30% का टैक्स किया जाएगा जो प्रॉफिट होगा, या फिर डिजिटल एसेट्स में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती? क्या है आखिर ये डिजिटल एसेट? नहीं, डिजिटल एसेट के बहुत सारे रूप होते हैं, मगर अंततोगत्वा वो एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में शक्ल में आती है, जो कि अब एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रही है, और इसके कई एक्सचेंजेस बन गए हैं। कहा जाता है कि कोई 2 लाख करोड़ रुपया लग भी चुका है। तो बजट में जो प्रावधान किया गया वो ये है कि अगर आप अपना कोई भी क्रिप्टो एसेट अगर आप बेचते हैं, उसमें आपको मुनाफा होता है, तो उस पर 30% कर आपको देना पड़ेगा, और एक्सचेंज पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उस पर 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा, जिससे कि इस बात की पूरी जानकारी हो कि ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं। तो इस समय बजट का यही है, मगर ये इस बात का सूचक है कि सरकार ने इस बात को अपने ध्यान में लिया है, और आगे आने वाले दिनों में इसको ठीक से रेगुलेट करना और इसके लिए एक पूरी प्रणाली बनाना, वो हम लोगों का काम अभी बाकी है। और 30% इसलिए लगाया गया कि जो कम आमदनी के लोग हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इसमें पैसा लगा के हमारी जो है वो एक विंडफॉल गेन हो जाएगा, कि मतलब एक हमें अनाप शनाप पैसा मिल जाएगा। उनको कहा गया कि भाई सावधान रहो, अगर मिलेगा भी तो 30% तो निकल ही जाएगा। तो ये एक तरह का सावधानी का सिग्नल भी दिया गया है। तो जो आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी लाई जाएगी, वो किस तरह से काम करेगी, और क्या उसकी रूपरेखा में कहीं नीति आयोग का कोई रोल रहा है? देखिए, हम लोग सरकार में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, तो इसमें कोई नीति आयोग के रोल की कोई बात नहीं है। जो आपका पहला सवाल था वो अच्छा है, वो ये कि जब रिजर्व बैंक हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएगी, तो वो एक तरह से एक जो मनी है उसी का वो एक सब्स्टिट्यूट है, उसी का एक विकल्प है। तो जैसे पैसे का इस्तेमाल होता है वैसे उसका भी इस्तेमाल होगा। अब किस किस क्षेत्र में वो इस्तेमाल वर्जित होगा या उसका इस्तेमाल आपके अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस में भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आरबीआई इसके बारे में बिल्कुल बहुत दिनों से काम कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बातें साफ हो जाएंगी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा सर, कि अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए, या यूं कहें कि मजबूती देने के लिए, चूंकि कोरोना काल में पिछले 2 सालों में अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंची है पूरी दुनिया भर में और भारत में भी खास तौर पर, तो उसको बल देने के लिए क्या कदम इस बजट में उठाए गए हैं? सबसे बड़ी चीज जो बजट में कही गई है, और जो माननीय वित्त मंत्री ने शुरू में ही कहा, कि इस बजट की पूरी कोशिश इस बात की है कि हमारी जो एक वर्चुअस साइकिल है, मतलब जो एक उठने मतलब साइकिल को उठाने की प्रतिक्रिया शुरू हो, और उसमें निजी निवेश का सबसे बड़ा अनुदान हो, सबसे बड़ा उसका जो है कंट्रीब्यूशन हो, और सरकार उसको बढ़ाने के लिए अपना पब्लिक केपेक्स जो है वो 35% से बढ़ा रही है, और बहुत सारे क्षेत्रों में, और जो कि खासतौर से सनराइज सेक्टर्स हैं वगैरह, उसमें निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए बहुत सारे अवसर खोल रही है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इसका हमारा संबल है, कि निजी निवेश को हमें किस तरह से हम उसको जो है वो उत्साहित करें कि वो जो है वो आगे बढ़े। और अभी इस बात का बड़ा अच्छा देखने में आया है कि ये चीज़ शुरू हो चुकी है, और ना सिर्फ भारतवर्ष के निवेशक मगर अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी अब भारतवर्ष को एक नई नज़र से और बहुत पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि संबल जो इस बजट ने दिया है उसके बेसिस पर हमारी गति और तेज़ होगी, और हम लोग ज़रूर आने वाले सालों में 8.5-9% से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा पाएंगे। यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप कहें ज़्यादा अच्छा है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना देश के जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी को, जिन्होंने कहा कि देश का जो बजट आया है वो बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।